नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आयुष दर्पण के इस प्लेटफॉर्म पर आज से हम शुरू कर रहे हैं बाल रोग की सीरीज। काफी सारे सब्जेक्ट्स के सीरीज हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। बाल रोग का अपना एक खासा महत्व है, तो इसी के ऊपर इस सीरीज को हमने स्टार्ट किया है। आज हमारे साथ है डॉक्टर कविता फडणवीस, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है इन द डिपार्टमेंट ऑफ कौमारभृत्य इन CSMSS आयुर्वेद कॉलेज औरंगाबाद। She has completed her studies in Nagpur. Now she is working as an associate professor in the department of Balroga since from 11 years. She is having a clinical experience and teaching experience of 11 years. She has participated in many national, international conferences and presented papers. Today we are here with a very active personality, Dr. Kavita Madam, and who are conducting various sessions on Aurangabad Akashvani Kendra. So I welcome Dr. Kavita Madam on this platform of Ayush Darpan. Today's topic is so I request Madam. Namo Namaha. First of all, I would like to thank Dr. Shilpa Yelme Madam for the kind introduction. I will thank respected organizers of Ayush Darpan Journal, Dr. Naveen Joshi Sir, organizer Dr. Shilpa Yerme Madam, and our dear senior colleague Dr. Ujjwala Divekar Madam for suggesting my name for this session. I will also like to thank all my teachers, colleagues in the college, my family members. Now, मेरे टॉपिक का नाम है बाल रोग इन जनरल प्रैक्टिस। सो बाल रोग यह आयुर्वेद में 8 अंगों में कौमारभृत्य नाम से उसका वर्णन किया गया है। कौमारभृत्य अर्थात कुमार और भृत्य, जिस आयुर्वेद के अंग में बच्चे के पालन पोषण एवं उनके होने वाले व्याधि, दुष्ट स्तन्यजन्य होने वाले व्याधि, बाल ग्रहोत्थ व्याधि, इन व्याधियों का जिस अंग में वर्णन किया गया है, उनकी चिकित्सा का जिसमें वर्णन किया गया है, वो है बाल रोग अर्थात कौमारभृत्य। इस कौमारभृत्य का मुख्य सब्जेक्ट है बाल। तो बाल्यावस्था जो बताई गई है वो आचार्य काश्यप ने गर्भाधान से लेकर कुमारावस्था तक बाल्यावस्था बताई है। अब गर्भाधान से पूर्व की भी तैयारी इस सब्जेक्ट की खासियत है। फॉर हेल्दी प्रोजेनी आयुर्वेद मेंशंस गर्भाधान पूर्व तैयारी अर्थात प्रिपरेटरी मेजर्स प्रायर बर्थ, जिसमें शुक्र शुद्धि, आर्तव शुद्धि, अतुल्य गोत्रीय, गर्भाशय की तैयारी, गर्भिणी परिचर्या आदि सारे विषयों का विस्तृत वर्णन किया गया है। लेकिन आज वो हमारे डिस्कशन का विषय नहीं है। आज हम बाल रोग, बाल्यावस्था से रिलेटेड जो भी जनरल प्रैक्टिस में प्रॉब्लम्स आते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने के लिए प्रस्तुत है। सभी श्रोताओं को नमस्कार, नमो नमः। बाल्यावस्था, यह बाल्यावस्था की जो लक्षण बताए गए हैं कौमारभृत्य में, आचार्य चरक ने बाल्यावस्था के लक्षण बहुत अच्छी तरह से वर्णन किए हैं। सबसे पहला लक्षण है अपरिपक्व धातु, अर्थात जिस काल में बच्चों में धातु पूर्णतः पक्व नहीं रहते, पूर्णतः उनकी उत्पत्ति हुई नहीं रहती, वो इन द प्रोसेस रहते हैं उत्पत्ति अवस्था के। इसलिए इस अवस्था में धातु पोषण का अनन्य साधारण महत्व रहता है। दूसरा लक्षण है अजात व्यंजन, अर्थात जिस बच्चे में मतलब स्त्री शरीर विशेष या पुरुष शरीर विशेष लक्षण दिखते नहीं है, मतलब इसके बाद, मतलब 16 साल के बाद, 16 साल की उम्र के बाद बच्चों में व्यंजन दिखने लगते हैं। स्त्री सुलभ लक्षण या पुरुष शरीर के जो विशेष लक्षण हैं वो 16 साल के उम्र के बाद दिखने लगते हैं। इसलिए हमारे जगन्मान्य सिद्धांत भी कहा गया है, लालयेत पंचवर्षाणि दशवर्षाणि तु ताड़येत,
प्राप्तं तु षोडशम वर्षे पुत्रम मित्रवत आचरेत। अर्थात पहले 5 साल तक बच्चों का लालन करना चाहिए, उनका लाड़, और उसके बाद जो 10 वर्ष है, मतलब 6 से लेके 15 साल की उम्र तक के जो बच्चे रहते हैं, उनको ताड़न करना चाहिए। ताड़न अर्थात मारना पीटना यह अपेक्षित नहीं है। ताड़न अर्थात उन बच्चों को अच्छे तरह से संस्कारक्षम बना के, उनको अच्छे आदतें उनमें डाल के, उनको अच्छे जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए उनके उनके साथ जो व्यवहार करना चाहिए, उसके लिए ताड़न यह शब्द बताया है। और प्राप्तम तु षोडशम वर्षे पुत्रम मित्रवत आचरेत, अर्थात 16 साल के उम्र के बाद, जब वो बच्चा एडोलसेंस के एज ग्रुप के बाद एडल्ट होने जा रहा है, तब उसके साथ मित्रवत आचरण करना चाहिए। मतलब बाल रोग में अपने भारत में बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक दोनों तरह का विकास संतुलित रखने के लिए जो वर्णन किया गया है, वो इस सिद्धांत से स्पष्ट होता है। तीसरा बाल्यावस्था का लक्षण है सुकुमारत्व। मतलब बच्चा बहुत नाजुक होता है, कोमल होता है, डेलिकेट होता है, इसलिए उनको सर्दी से या फिर जोर हवा से, कड़ी धूप से, बारिश से उनको हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए। ये वो सहन नहीं कर सकते। अक्लेश सहत्व, वो क्लेश भी ज्यादा सहन नहीं कर सकते। थोड़ा सा भी उनको बीमारी हुई, थोड़े से भी काम ज्यादा हो गया, ज्यादा श्रम हो गया, तो वो तुरंत उनको बीमारी या फिर दुर्बलता आ जाती है। इसके लिए उसको अक्लेश सहत्व ऐसा भी कहा गया है। फिर आगे उसका लक्षण बताया गया है असंपूर्ण बलम, अर्थात उसकी बल का तकाजा हम इम्यूनिटी ये शब्द से लगा सकते हैं, अर्थात रोग प्रतिकार क्षमता। यह बच्चों में कम दिखाई देती है। बच्चों में ज्यादातर इम्यूनिटी कम होने की वजह से, रोग प्रतिकार क्षमता पूरी तरह से तैयार न होने की वजह से उनमें बार बार वही व्याधियां होने की संभावना रहती है। अतः आहार, विहार, आदतें, मानसिक विकास, इस पर ये बाल्यावस्था में हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण बताया गया है बाल्यावस्था का, वो है श्लेष्मा धातु प्रायम, अर्थात वो बच्चे ज्यादातर उनके शरीर में, प्रकृति उनकी कौन सी भी हो, जन्मजात प्रकृति जो भी हो, उनके शरीर में बाल्यावस्था ऐसा काल है जिसमें कफ की प्रधानता रहती है। उसके बाद वो जब युवावस्था में प्रवेशित होते हैं, उनमें पित्त की प्रधानता रहती है, और जब वो वृद्धावस्था में प्रवेशित होते हैं, तब वात की प्रधानता रहती है। तो ये अवस्था के अनुसार उनमें वो दोषों के व्याधि ज्यादातर पाए जाते हैं। इसलिए श्लेष्मा धातु प्रायम, ऐसे बाल्यावस्था में हमें बच्चों का श्लेष्मा यह धातु से विशेषतः सुरक्षित रखना है। श्लेष्मा धातु को हमें, उसको धातु यहाँ पे इसलिए कहा गया है क्योंकि वो दोष नहीं है, दोष की तरह वो व्याधि नहीं कर रहा है। अगर वो धातु की तरह शरीर का धारण कर रहा है तो उसको श्लेष्मा धातु, इसके लिए उसका वर्णन यहाँ पे ऐसे किया गया है। तो उसको हमें बढ़ने नहीं देना है, उसको प्रकोपित होने नहीं देना है। ये सब हमें उसकी पूरी तैयारी श्लेष्मा धातु के हिसाब से बच्चों की करनी चाहिए। इसलिए बच्चों को कफ विकार से हमें उनको बचाना चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने ये 16 साल की उम्र तक के बच्चों का स्पेशल विशेष वय विभाजन या वय वर्गीकरण किया गया है, जो है क्षीराद अर्थात क्षीरप अवस्था। क्षीर मतलब यहाँ पे मातृस्तन्य अपेक्षित है, ना कि गाय या और कोई टॉप फीड मिल्क। क्षीराद मतलब जो बच्चे केवल, और जो बच्चों का प्रायः आहार मातृस्तन्य है, ऐसे बच्चों को क्षीराद बच्चे या क्षीरप अवस्था के बच्चे बोले जाते हैं। वो होते हैं जन्म से लेकर 1 साल तक के बच्चे। हम आधुनिक दृष्टिकोण से अगर विचार करें तो ये क्षीरप अवस्था पुनः 3 भागों में विभाजित की जाती है। पहला है अर्ली नियोनेटल पीरियड। नियोनेट अर्थात नवजात बालक। अर्ली नियोनेट पीरियड जो है वो पहले 7 दिनों तक का रहता है। ये बच्चा जो रहता है नवजात बालक 7 दिनों तक का,
वो अनेक परेशानियों से जूझता रहता है. It is a very crucial period for the baby just after birth up to 7 days, because the baby tries to adapt itself to the environment outside the mother's womb. बच्चा माँ की गर्भाशय से बाहर आता है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से वो अपने को एडेप्ट करने की कोशिश करता है. इसके वजह से उसको बहुत सारी परेशानियों से जूझना पड़ता है. जन्म के पूर्व बच्चों को माँ के गर्भ में ही सुरक्षित वातावरण, सुरक्षित तापमान में वो रखा जाता है. कांस्टेंट मदर वोम टेम्परेचर रहता है. उनको जो पालन पोषण है वो गर्भनाभि नाड़ी से, एमनियोटिक फ्लूइड से बच्चों का पालन पोषण होता रहता है. बच्चों का रेस्पिरेशन शुरू नहीं रहता, वो भी ऑक्सीजन उनको डायरेक्टली नाभि नाड़ी से मिल जाता है. सो पहले 7 दिन बच्चों को ये सब करना होता है. ये सब एक्सरसाइज ही रहता है बच्चों के लिए. तो वो सकल करना, ब्रेस्ट मिल्क चूसना, आचूषण करना, ये भी उनके गालों के मसल्स के लिए एक्सरसाइज रहती है, एक्सेसिव एक्सरसाइज रहती है. रेस्पिरेशन, खुद का खुद रेस्पिरेशन स्टार्ट करना, ये भी उनके एक्सेसरी मसल्स, रेस्पिरेटरी मसल्स, इन पे बहुत ज्यादा प्रभाव दिखने लगता है. तो ये भी उनको अडेप्ट करना पड़ता है. मलमूत्र विसर्जन और सबसे इम्पोर्टेंट मतलब उनका तापमान नियंत्रण, ये सारे कार्य बच्चों को पहले 7 दिन में करने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए बहुत ज्यादा उनको मेहनत करनी पड़ती है. जिसके वजह से ये देखना जाता है कि पहले 7 से 10 दिनों के बीच, जन्म के बाद पहले 7 से 10 दिनों के बीच बच्चों का वजन ये कम होता है. जन्म के समय उन बच्चों का वजन अगर 3 kg है, 3000 ग्राम्स है, तो वो उन बच्चों का वजन लगभग 7 से 10 घंटों के बाद उनका वजन ऐसे वजन ये 250 से 300 ग्राम तक कम देखने को मिल सकता है. तो जो प्राइमरी मदर रहती है, जो पहली बार प्रसूता माताएं रहती है और जनरली फर्स्ट वैक्सीन के लिए वो अपने पास आती है, उनका वजन किया जाता है. और वजन करते वक्त अगर ये दिखा के जन्म से उनका वजन कम हो गया है, तो इसके वजह से हमें एज अ आयुर्वेद पेडियाट्रिशियन वी शुड काउंसिल देम कि ऐसा होता ही है, 10वें दिन के बाद बच्चों का वजन बढ़ना ही है, क्योंकि वो एडेप्ट हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा उसकी बाहर के एनवायरनमेंट से. तो इसीलिए अर्ली नियोनेट का पहले 7 दिन का पीरियड खत्म होने के बाद आधुनिक वर्गीकरण जो है वो है लेट नियोनेट, up to 28 days, 7 to 28 days after birth. So 7 to 28 days after birth बच्चों का ये सब स्टेबिलिटी आ जाता है, लेकिन वो पीरियड फिर भी नियोनेट पीरियड ही कहा जाता है. तो पहले 28 डेज बच्चों को नियोनेट कहा जाता है. उसके बाद इन्फेंट मतलब 1 साल तक के बच्चे, ये जो इन्फेंटाइल पीरियड रहता है, ये बहुत उतार चढ़ाव वाला पीरियड रहता है बच्चों में. उनमें बच्चों में इस पीरियड में पहले 6 महीने में बहुत ज्यादा उनके वेट में ग्राफ ऐसा दिखता है. 6 से 12 महीने के बच्चों में उनकी डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स दुगनी तेजी से शुरू हो जाती है. इसलिए ये जो 12 महीने तक का पीरियड है, इसमें हमें बच्चों के आहार, इस पे ध्यान देने की जरूरत रहती है. तो ये पहला जो वर्ष रहता है बच्चों का, क्षीरप अवस्था और इन्फेंटाइल एज ग्रुप, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है. बच्चों का पूरा जिंदगी का जो मेन उसका पिलर है वो इसी एज ग्रुप में बनता है. अभी मैंने बताया कि बाल्यावस्था की शुरुआत जन्म से होती है, तो इसलिए जात कर्म या जात मात्र परिचर्या का आयुर्वेद में बहुत विस्तृत वर्णन किया गया है. हालांकि सारे नवजात परिचर्या आजकल फॉलो नहीं की जाती. नाभिनाल छेदन ये सब मॉडर्न हिसाब से फॉलो की जाती है, लेकिन उसमें भी लेहन एवं अभ्यंग आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है. आज भी उतना ही भारत देश में तो बहुत ही अच्छी तरह से फॉलो किया जाता है. ये जो अभ्यंग है, ये सर्वांग अभ्यंग तरह से बच्चों में किया जाता है, जिसको हम मालिश बोलते हैं, बच्चों की मालिश कर. तो नियमित सर्वांग अभ्यंग करने का एडवाइस हमें एज अ पेडियाट्रिशियन करना चाहिए.
जो तेल उसके लिए हम चयन करेंगे, जो मालिश के लिए तेल चयन करेंगे, वो विचार पूर्वक चयन करें, ऋतुनुसार तेल का इस्तेमाल करें, ऋतुनुसार तेल का चयन बदले। सर्दियों में जब ज्यादा ठंडी रहती है तब बच्चों में उष्ण गुणवर्धक कुछ कुछ स्टेट्स में, राज्यों में ऐसे देखा जाता है कि सरसों के तेल की मालिश की जाती है, लेकिन सभी बच्चों के त्वचाओं को सरसों का तेल नहीं सूट करता। तो इसलिए सर्दियों में हमें तिल तेल अच्छे द्रव्यों से सिद्ध किए हुए, जैसे बला तेल, क्षीर बला तेल, इनसे मालिश करने की हम सलाह दे सकते हैं। गर्मियों में चंदन बला लाक्षादी तेल, जो शीत द्रव्यों से सिद्ध किए हुए तेल है, तिल तेल है, वो हम चंदन बला लाक्षादी तेल इसमें एडवाइस कर सकते हैं। कुछ कुछ बच्चों में कोई भी ऋतु हो, तेल की ज्यादा रगड़न की वजह से एलर्जिक रैश देखने को मिलती है। ऐसे में नारियल तेल सबसे बेहतर कार्य करता है। इसमें नारियल तेल की हल्की हल्की मालिश करनी चाहिए। हमेशा हमें एज ए आयुर्वेदिक पेडियाट्रिशियन, आयुर्वेद का महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है कि मालिश करते समय, सर्वांग अभ्यंग करते समय वो जो तेल है वो कुनकुना करके ही यूज करना चाहिए, ल्यूक वार्म तेल यूज करना चाहिए। ठंडे तेल से बच्चों में तकलीफें कम होने की जगह बढ़ सकती है, विपरीत परिणाम दिखने को मिल सकते हैं, इसलिए मालिश के समय कुनकुना तेल ही इस्तेमाल करें। सबसे महत्वपूर्ण, मालिश करते समय हमें दाइयों को या मालिश वाली लेडीज को बताने की, एडवाइस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि कान में, नाभि में, नाक में तेल ना डाले। और मालिश करते समय एक आदत रहती है बच्चों के निप्पल्स को दबाने की, ऐसी प्रैक्टिस से बचे, ऐसी चीजें ना करें, ये एडवाइस करने की हमें जरूरत रहती है। ये अभ्यंग से हमें क्या लाभ मिलता है, बच्चों में क्या लाभ होता है? स्नायु एवं हड्डियां बहुत ज्यादा मजबूत होती है। बच्चों के जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स रहते हैं, मतलब जो स्पेसिफिकली ग्रॉस मोटर डेवलपमेंटल माइलस्टोन, रोलिंग ओवर, सिटिंग विदाउट सपोर्ट, स्टैंडिंग विद सपोर्ट, स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट, वॉकिंग विदाउट सपोर्ट, ये सारे जो ग्रॉस मोटर जो दिखते हैं माइलस्टोन्स बेबी अचीव कर रहे हैं, उनको ग्रॉस मोटर माइलस्टोन्स बोलते हैं। ये माइलस्टोन्स अचीव करने के लिए मालिश बहुत 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 ज्यादा लाभदायी दिखने मिलती है। मालिश से बलवर्धन भी होता है एवं बच्चों के त्वचा का वर्ण भी मालिश की वजह से सुधरता है। नवजात बालकों में और एक समस्या जो मैंने बताया कि वो सकलिंग से जूझते हैं, तो सकल करना ये उनके लिए एक्सरसाइजिव रहता है, इसके लिए उनको ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, इसलिए वेट लॉस होता है। अगर वो प्रीटर्म बच्चे हो, प्री मैच्योर बेबीज हो, तो उनमें सकलिंग और स्वेलोइंग, मतलब चूसना और निगलना, ये दोनों में कोऑर्डिनेशन, तालमेल नहीं रहता, क्योंकि वो प्री मैच्योर रहते हैं। कितना सक करना चाहिए और कितना निगलना चाहिए, ये में जो एपिग्लॉटिस का जो क्लोजर का हेल्प रहता है, मदद रहता है, वो नहीं हो पाता अच्छे से। तो सकिंग और स्वेलोइंग में कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से बच्चों में एस्पिरेशन, और उसके वजह से एस्पिरेशन निमोनिया जैसी तकलीफें दिखने को मिल सकती है। इसलिए प्रीटर्म बेबीज को जनरली गैवेज फीडिंग, मतलब इन्फेंट फीडिंग ट्यूब मुंह से या नाक से इसोफेगस थ्रू स्टमक में डाल के उसको माँ का दूध पिलाया जाता है, या फिर कटोरी स्पून मेथड से। ऑफ कोर्स कटोरी स्पून, अगर बाटी और चमचे के साथ हमें बच्चों को दूध पिलाना है तो वो हाइजीन मेंटेनेंस, पूरी तरह से वो निर्जंतुक होना चाहिए बच्चों को दूध पिलाते समय। और ये दोनों में एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क, मतलब मदर का ब्रेस्ट मिल्क ही दिया जाता है, वो ही प्रेफर किया जाता है। कभी कभी एक्सट्रीम प्रीमैच्योरिटी में बेबी को एनआईसीयू में एडमिट करने पड़ती है। तो इस कंडीशन में मदर एंड बेबी, माता और बच्चों के बीच में जो स्पेशल ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से बॉन्ड डेवलप होता है, वो नहीं हो पाता। उसके लिए हमें अत्यधिक परिश्रम लेने पड़ते हैं, एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, तो बच्चों को वो दूध, माँ का दूध पीने की आदत बनी रहे। हालांकि उनको सकल या स्वैलो नहीं करते आता अच्छे से, फिर भी आदत बनी रहने के लिए हमें वो हर गैवेज फीडिंग के पहले बच्चों को
माँ के दूध की तरफ लेके जाना जरूरी रहता है। जनरल प्रैक्टिस में अगर हम देखें, ये हो गई NICU या एडमिटेड पेशेंट की बात। जब हम जनरल प्रैक्टिस में देखेंगे तो जो स्तन्यदा माताएं रहती है, जो अभी जिनकी डिलीवरी हो चुकी है, उनका सबसे सामान्य प्रॉब्लम जो है वो है दूध की कमी, कि उनको दूध ही अच्छे से नहीं तैयार होता। तो इस चीज में हमारा वैद्यों का, आयुर्वेदीय वैद्यों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है कि हमें उनको काउंसलिंग करना चाहिए, उनको आश्वस्त करना चाहिए। सुश्रुत ने बताया है, क्रोध शोक अवात्सल्यादिभिश्च स्त्रियाः स्तन्यनाशो भवेत्। अर्थात क्रोध, शोक और अवात्सल्य, बच्चों की तरफ ममत्व ना उत्पन्न होना, इसकी वजह से माताओं में स्तन्यनाश यह परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हमें आश्वस्त करके माताओं को यह बताना चाहिए कि स्तनपान करते समय अपने मन का एवं शरीर का संतुलन अवश्य रखें। आजकल करियर ओरिएंटेड लेडीज रहती है, डिलीवरी के बाद 1-1.5 महीने के बाद कभी पूरी मैटरनिटी लीव ना मिलने की वजह से लेडीज डिलीवरी के बाद तुरंत कुछ दिनों में ही जॉब करना शुरू कर देती है। ऐसे उनको भागदौड़ होने की वजह से उनके सब शारीरिक संतुलन बिगड़ जाने की संभावना रहती है। तो इसमें हमें उनको आश्वस्त करना चाहिए कि दूध के टाइमिंग्स हम कैसे उसको डिवाइड कर सकते हैं। ये काउंसलिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। काश्यप ने और डिटेल में बताया है, क्षुधित, शोकार्त, श्रांत। क्षुधित मतलब भूख लगे तब, शोकार्त मतलब दुख हो तब, श्रांत मतलब थकी हुई, क्रुद्ध मतलब क्रोधित हुई, ज्वरित जब ज्वर हो या फिर गर्भिणी हो, अति क्षीण हो, ऐसी किसी भी अवस्था में माता को स्तन्यपान बच्चे को नहीं कराना चाहिए। तो इसीलिए हमें बार बार माताओं को ये विश्वास में लाके समझाना होगा कि उनके मन का एवं शरीर का संतुलन आवश्यक है। इसके अलावा, आश्वासन के अलावा हम उनको द्रव्यात्मक चिकित्सा भी दे सकते हैं। जैसे चरक ने सूत्रस्थान अध्याय 4 में बताया गया है, जो 50 महाकषाय वर्णन किए गए हैं, उसमें स्तन्य जनन गण, जिसमें वीरण, शाली, षष्टिक, इक्षु, दर्भ, कुश, काश जैसे द्रव्यों का वर्णन किया गया है। ये स्तन्य जनन गण के लिए हम इन द्रव्यों से सिद्ध दूध माताओं को पान करा सकते हैं, जिसकी वजह से उनमें स्तन्यनाश भर के आए, स्तन्य की वृद्धि हो। प्रैक्टिकली प्रसूता माताओं में देखा जाता है, बहुत से आयुर्वेदीय वैद्य डिलीवरी के बाद माताओं को जीरकाद्यरिष्ट, दशमूलारिष्ट, ये द्रव्य, ये आसवरिष्ट की एडवाइस करते हैं, जिससे स्तन्योत्पत्ति बढ़ती है। इसके साथ साथ शतावरी कल्प भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो शतावरी कल्प से भी स्तन्योत्पत्ति या स्तन्य वृद्धि करने के लिए महत्व रहता है। वाग्भट ने कहा है, मातुरेव पिबेत स्तन्यम तद बलम देह वृद्धये। केवल माता का ही दूध पिलाना चाहिए, जिससे बच्चों का देह का बल एवं वृद्धि होती रहती है। तो मातृस्तन्य को कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा वाग्भट ने कहा है। उस काल में धात्री की योजना की जाती थी, तो धात्री रखते थे मातृदुग्ध अभाव में। लेकिन अभी हम देखा जाए तो अभी ह्यूमन मिल्क बैंकिंग ऐसी संकल्पना भारत में कई राज्यों में विकसित होने लगी है। हालांकि उसमें जो माताओं का मिल्क कलेक्ट किया जाता है, तो जिन माताओं को एक्सेसिव ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेशन होते हैं, उनका दूध का कलेक्शन करके वो बच्चों में दे जाने, मतलब वो जमा करने की प्रवृत्ति रहती है। तो ऐसे में वो माताओं की मानसिक अवस्था के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता। तो ये एक संशोधन का विषय है कि ह्यूमन मिल्क बैंकिंग से कितना बच्चों के वृद्धि एवं विकास में कितना लाभ मिल सकता है। दूसरी एक कंडीशन रहती है कि क्षीरप अवस्था में माता ने अगर मिथ्या आहार या विहार किए, तो बच्चों में अनेक व्याधियों का आक्रमण होता है। काश्यप ने तो सीधा कह दिया है, अजीर्णम अपि धात्रीणाम नित्यम एवं न शस्यते। यहाँ पे धात्री अर्थात मातृ ऐसे ही हमें पकड़ना चाहिए।
माताओं में या धात्रियों में अजीर्ण भी नहीं होना चाहिए, अजीर्ण की भी कंडीशन होने नहीं देनी चाहिए, इतना उनका आहार का संतुलन अवश्य रखना चाहिए। मतलब इतना स्तन्यदा माताओं ने आहार विहार पर नियंत्रण रखना चाहिए। जनरल प्रैक्टिस में फिर इस तरह के कौन कौन से प्रॉब्लम्स लेके क्षीरक बच्चों के कंडीशंस आते हैं। तो बच्चों में बार बार सर्दी होना, बच्चों का बार बार पेट फूलना, नाइट क्राई, स्पेसिफिकली नाइट क्राई, नाइट इन्फेंटाइल कोलिक, ये प्रॉब्लम्स, उल्टी होना, बार बार उल्टी होना, दस्त होना, पेट ही साफ ना होना, कभी कभी दस्त हो जाते हैं, कभी कभी पेट साफ ही नहीं होते, हार्ड स्टूल होती है, फिकोलिथ जैसी कंडीशन बच्चों में पनपने लगती है। ये प्रॉब्लम हमें आए दिन जनरल प्रैक्टिस में देखने को मिलते हैं। इस केसेस में हमें माता की पूरी तरह से सखोल प्रश्न परीक्षा करनी चाहिए कि माता ने खाने में क्या खाया। बहुत बार ऐसे देखने को मिलता है कि 1.5 महीने के बाद, माता के 1.5 महीना प्रसूता होने के बाद पूरी प्रसूता परिचर्या तब तक ही फॉलो की जाती है, उसके बाद माताओं की प्रसूता परिचर्या कंटिन्यू नहीं रहती है, जबकि बच्चों को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यह 6 महीने तक देने के लिए कहा है। आयुर्वेद में भी 6 महीने के बाद अन्नप्राशन संस्कार कहा है, मॉडर्न ने भी 6 महीने तक, पहले 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहा है। तो पहले 6 महीने तक अगर बालक माता के ही दूध पे उसके ऊपर ही वो अवलंबित है, तो उसमें माता ने प्रॉपरली अच्छे से उनके खान पान में विशेष ध्यान देना जरूरी है। माताओं में जनरली जो हेतु देखने को मिलते हैं वो होते हैं कि उन्होंने ज्यादा दही खा लिया, या फिर इमली जैसे, टोमेटो जैसे खट्टे चीजें खा ली, या फिर बेसन के बने हुए फरसाण, बेसन के लड्डू, या फिर तला हुआ, कभी कभी बासी, ज्यादा ब्रेड और बिस्किट का खाना, ये सब प्रैक्टिकली हमें हेतु मिलते हैं। जंक फूड, तो ये सब हमें विरुद्धासन, पर्युषितासन, ये सारे हेतु इस स्वरूप में हमें प्रैक्टिकली जनरल प्रैक्टिस में देखने को मिलते हैं, और वैद्य होके हमें उनका वो निदान परिवर्जन, यह प्रमुख चिकित्सा हमें करने के लिए प्रश्न परीक्षा बहुत डिटेल में लेना आवश्यक है। एक स्तन्य दुष्टि की केस में शेयर करना चाहूंगी। मेरा एक पेशेंट था जिसकी मम्मी का कोई तो भी रिलेटिव कनाडा में रहते थे, वो महिला, उन महिला की 4 महीने का बच्चा था, और उन्होंने मुझे फोनिकली कंसल्ट किया, टेलीफोनिकली। उन्होंने बताया कि पेशेंट वाज हैविंग एक्जिमेटिक रैश ऑल ओवर एब्डोमेन एंड बैक। शी हैज कंसल्टेड मेनी पेडियाट्रिक dermatologists, but the baby that did not have any relief. उसके बाद मैंने एज यूजुअल आयुर्वेदिक पेडियाट्रिशियन करके उनके आहार विहार संबंधी प्रश्न पूछे, तो उनका आहार प्रामुख्य से प्रायः उनके आहार में था ब्रेड, मतलब वहां का वो ब्रेड आहार प्रामुख्यतः ही रहता है। तो ब्रेड मतलब अपने यहाँ के मतलब वो है बासी, कल बनाया हो ब्रेड आज बासी हो गया। उसके बाद फ्रोजन फूड, वहां पे रोज के रोज फूड नए ताजे नहीं बनाए जाते, तो फ्रोजन फूड, और वो फ्रोजन फूड इस्तेमाल करते समय माइक्रोवेव में प्री हीट करना, मतलब ये हो गया विरुद्धासन। तो ये दोनों कारण, और तीसरा कारण नियमित उनके आहार में पीनट बटर, जो मूंगफली रहती है उसका बटर। तो ये तीनों जो है ये हमें ये जो हेतु दिख रहे हैं वो पित्त और रक्त दुष्टि के है, जो कुष्ठोत्पादक हेतु है, क्लियरली दिख रहा है। तो इसलिए बच्चे में विचर्चिका के सदृश, मतलब एक्जिमा सदृश लक्षण दिखाई दिए। तो मैंने ट्रीटमेंट में बताया कि आपको ये खाना बंद करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली वो मदर को ये कॉन्सेप्ट पता नहीं था, तो वो चौंक गई, बोली मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों को है। मैंने बोला कि हाँ, आपके पूरा आयुर्वेद का सिद्धांत बताया कि स्तन्य दृष्टि से क्या क्या हो सकता है बच्चों में, कैसे हमें उसका निदान परिवर्जन, कारण ही दूर करना है पहले। तो पहली चिकित्सा मतलब आधी चिकित्सा निदान परिवर्जन बताई, काउंसलिंग किया स्तन्य दृष्टि के बारे में कि फिर से करने से वो कैसे तकलीफ बढ़ सकती है। और वहां पे जो इंडियन स्टोर अवेलेबल थे, वहां पे जो इंडियन स्टोर में अवेलेबल सायरप, हीमोक्लीन, महामंजिष्टाधिक वात, ऐसे द्रव्यों से वो बच्चे मदर को हमने देने के लिए एडवाइस किया, और 15 दिनों में वो बच्चे के लक्षण कम होते हुए दिखाई दिए।
दो महीने में वो रैश पूरी तरह से चली गई। बहुत से बच्चों को ऐसे भी देखने मिलता है कि माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में तैयार हो रहा है, बच्चा पर्याप्त मात्रा में वो एवरी 2 आवरली बेबी फीड कर रहा है, सब कर रहा है, अच्छे से पी रहा है, लेकिन फिर भी बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा। तो जो चरकोक्त स्तन्य दुष्टि जो बताई गए है, जिसमें वातज स्तन्य दुष्टि स्पेसिफिकली वैरस्य वैरस्य यह दोष, उसके वजह से बच्चों में जो लक्षण बताया है चरक ने, वो है कृच्छ्रेण विवर्धते, मतलब बच्चा कठिनता से उसकी वृद्धि होती है, कठिनता से उसका वजन बढ़ता है। तो इसलिए हमें सारे स्तन्य दुष्टियों का डिटेल में सखोल प्रश्न परीक्षा करके चिकित्सा करने की अतिशय आवश्यक है। स्तन्य दुष्टि में भी जीरकाद्यरिष्ट, दशमूलारिष्ट ये द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा चरक ने सूत्रस्थान 4 में स्तन्य शोधन गण बताया है, जिसमें पाठा, शुंठी, मुस्ता, गुड़ुची, चिरायता, कुटकी, सारीवा, देवदारू ऐसे द्रव्यों का प्रयोग बताया है। तो ऐसे द्रव्यों का काढ़ा हम माता को दे सकते हैं स्तन्य दुष्टि कम करने के लिए। आयुर्वेद में अभी मैंने बताया कि क्षीरप अवस्था सुश्रुत ने 1 साल तक बताई, फिर भी उन्होंने अन्न प्रशन संस्कार 6 महीने से बताया। उन्होंने बताया, सुश्रुत ने बताया, षण्मासात् चैनम अन्नम प्राशयेत लघु हितम च। अब यहाँ पे प्राशन, प्राशयेत यह शब्द आया है। प्राशन मतलब तरल या मुलायम, जो कि निगलने के योग्य हो, पैलेटेबल हो, अच्छे से वो निगला जाए, ऐसे द्रव्यों का प्रयोग बच्चों में करना चाहिए। वो जो द्रव्य है, वो जो आहार द्रव्य है 6 मास के बच्चे के लिए, वो हितकर हो, लघु हो, मतलब घर पर बनाया हुआ। हमें इस लघु और हितकर ये 2 शब्दों का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रखना है, क्योंकि आजकल रेडीमेड रेडी टू मिक्स फूड रहता है, जैसे सेरेलैक जैसे, तो वो जो रहता है वो हम तुरंत बना सकते हैं, गर्म पानी में घोलो और खिला दो। और ये प्रैक्टिस बहुत से माताएं करती है, जो कि बहुत ही गलत है। उसके वजह से बच्चों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल सकता, बच्चों में फाइबर की बिल्कुल भी एंट्री नहीं होती, पचने में उनको प्रॉब्लम होते हैं, और बच्चों में हार्ड स्टूल उसकी वजह से देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए सेरेलैक जैसे आर्टिफिशियल रेडी टू यूज फूड बच्चों में कदापि इस्तेमाल ना करने की हमें सलाह देनी अतिशय आवश्यक हो जाती है। मॉडर्न साइंस ने भी कहा है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने तक देना चाहिए। 8 मंथ्स तक, 8 से 10 महीने तक के बच्चों को लिक्विड देना चाहिए, मतलब 6 महीने से 8 महीने तक लिक्विड देना चाहिए, जैसे दाल वाटर, राइस वाटर ऐसे वो बताते हैं। 8 से 10 महीने में सेमी सॉलिड देना चाहिए, मतलब खीर, पतला सा हलवा, सूजी का हलवा, गेहूं की खीर, और 10 महीने के बाद बच्चों को सॉलिड देना चाहिए। तो ये 6 महीने के बाद ऐसे करने के लिए क्यों कहा है, तो इसके मुख्यतः 2 कारण है कि 6 महीने के बाद बच्चों की मुंह से बाहर कुछ भी निकालने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। अगर उसके पहले हमने डाला तो बहुत बार वो उनका मुंह से बाहर निकल जाता है, इसलिए 6 महीने के बाद ये प्रवृत्ति बच्चों में कम होती है। और दंतोत्भेद जो होता है वो 6 से 10 महीने में होता है, जब वो चबा भी सकता है, थोड़ा सा चबाने की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। इसलिए जो पूरक आहार या कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है, वो 6 महीने के बाद देने के लिए आधुनिक वैद्यों ने भी कहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 6 से 12 माह के बच्चे के ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट इस काल में तेजी से बढ़ते हैं। जो मैंने पहले भी बताया था कि स्टैंडिंग विद सपोर्ट, वॉकिंग विद सपोर्ट, वॉकिंग विदाउट सपोर्ट, ये सब 6 से 12 महीने में तेजी में डेवलपमेंट बच्चों का होता है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है, जिसके वजह से बच्चों को एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री फूडिंग 6 महीने के बाद देना चाहिए। अष्टांग संग्रह ने इसका बहुत ही अच्छे से श्लोक में बताया है। चिरान निषेव माणोन्नम बालोन आतुर्यम अश्नुते भोजयेत यथा चान्नम स्तन्यम त्याज्यम तथा तथा। मतलब चिरात मतलब देर से, अगर बच्चों को अन्न का निषेवन, अन्न प्राशन देर से कराया जाए, मतलब 6 महीना की अवस्था बीतने के बाद 8वें महीने में, 10वें महीने में, तो बच्चों में आतुरता व्याधि अवस्था
दिखने लगती है, जिसको हम कुपोषण, स्पेसिफिकली मैरेस्मस कह सकते हैं। बच्चों को एनर्जी रिक्वायरमेंट ये 12 महीने तक की ज्यादा रहती है, तो मैरेस्मस जो है वो एनर्जी डिपेंडेंट होता है। एनर्जी कम हो गई, कैलोरीज कम मिली, बच्चों को कार्बोहाइड्रेट्स कम मिले, तो बच्चा मैरेस्मस का शिकार हो जाता है। तो इसीलिए ये मैरेस्मस ना हो, इसलिए हमें बराबर 6 मंथ के साथ उस बच्चों को अन्नप्राशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आयुर्वेद दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हम इसमें जो संसर्जन क्रम बताया है, पंचकर्म के बाद, शरीर शुद्धि के बाद जो संसर्जन क्रम बताया है, जिसमें मंड, पेया, विलेपी, यवागु, इसका क्रम से उन्होंने धीरे धीरे पेशेंट को देने के लिए बताया है संसर्जन क्रम। तो हम ये बच्चों में भी इसी को अप्लाई कर सकते हैं। सिक्थ विरहितो मंडो, मतलब जिसमें चावल के दाने ना दिखे वो मंड, मतलब राइस वाटर बोल सकते हैं उसको हम। पेया सिक्थ समन्विता, पेया में सिक्थ रहते हैं, मतलब थोड़ी प्रमाण में उसमें चावल के अंश रहते हैं। विलेपी बहुसिक्था, मतलब पानी कम और पका हुआ चावल ज्यादा, ऐसी रेसिपी को विलेपी कहते हैं। और यवागु विरल द्रवा, मतलब जिसमें पानी अत्यल्प और ज्यादा से ज्यादा भात के या चावल के अंश ज्यादा रहे, वो यवागु। तो इस तरह से हम बढ़ा बढ़ा के बच्चों को 6 महीने से 9 से 10 महीने तक के चावल के ये दे सकते हैं, दिन में 2 बार, उसके बाद 4 बार, ऐसे धीरे धीरे करके बच्चों का हम अन्नप्राशन करा सकते हैं। जो स्तन्यापनयन बताया है वो दिन में 3 बार, शुरुआत में 6 से 1 साल के बीच, रात को कंटिन्यू रखना चाहिए। 1 से 1.5 साल के बच्चे में दिन में 2 बार, रात को 4 बार, और 1.5 साल के बाद पूरी तरह से स्तन्यापनयन हो जाना चाहिए। उसके लिए दिन में बिल्कुल भी स्तन्यपान नहीं कराना चाहिए बच्चों को, और रात में 1 बार स्तन्यपान करने की अलाउड हो सकता है। लेकिन 2 साल के बाद रात में भी बच्चों को स्तन्यपान ना कराए, ऐसे अपेक्षित रहता है। जो मैं बच्चों को एडवाइस करती हूँ, उसमें जब 9 महीने के बच्चे हो जाते हैं, उसमें मैं दालों की, मतलब प्रोटीन्स की भी एडिशन कर देती हूँ। तो मैं उनको चावल 4 भाग, मूंग 3 भाग, मूंग दाल, तूर दाल 2 भाग, 1 भाग चना दाल, और उड़द दाल आधा भाग, ऐसे रेशियो में वो दालें, चावल, गेहूं सारा उसको धो के भर्जित करके उसका पाउडर बनाने के लिए रखने बोलती हूँ। और फिर वो बनाते समय पानी में उबाल के उसमें ये मिक्सर कर डाल के उसमें मीट, नमक, हिंगू ऐसे डाल के हमें कर देना चाहिए। इसकी तरह से हम बच्चों को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग दे सकते हैं। उसके साथ ही रागी सत्व दूध में पकाकर दे सकते हैं। बच्चों को 6 महीने के बाद कैल्शियम की ज्यादा जरूरत रहती है, क्योंकि उनको दांत आने की शुरुआत होती है, इसलिए रागी सत्व भी बहुत अच्छा फायदेकर हो जाता है। घर में बने हुए सारी चीजों में नेचुरल फ्लेवर होता है, तो हर बच्चों को घर की बनी चीजें खाने की आदत पनपती है। बच्चों को दूध, अगर ऊपर का दूध पिला रहे हैं 6 महीने के बाद, तो कभी भी बोतल से ना पिलाने की हमें सलाह देनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से दांत एक तो टेढ़े मेढ़े आते हैं, और हाइजीन अच्छी तरह से ना मेंटेन होने की वजह से बच्चों में फंगल इन्फेक्शन, डायरिया आदि की संभावना होती है। क्षीरद बालकों में लेहन का भी बहुत बड़ा महत्व है। व्यवहार में हम देखते हैं कि पारंपरिक रूप में कई घरों में जन्म घूटी दी जाती है। तो ये जन्म घूटी जो है, इसमें प्रायः जो द्रव्य रहते हैं वो बादाम, बालहरित की, अतिविषा, अश्वगंधा, आवर्तिकी, जायफल, कायफल, कर्कट श्रृंगी, हरित की, हल्दी की जड़, शुंठी, खारिक, बिभितक, वचा, पिप्पली, ज्येष्ठमध, नाड़ी हुंगू आदि शुष्क द्रव्यों को सिल्ली की वो जो पाटा रहता है उस पे मातृस्तन्य में 2 से 3 बार घिसकर उसको बच्चों को स्वास्थ्य रक्षण के लिए देते हैं। 1 से 1.25 महीने के बाद और 1 से 1.5 साल तक के बच्चों को जन्म घूटी दी जाती है। उससे पचन क्षमता अच्छी होती है, भूख बढ़ती है, बलवर्धन होता है, और साथ में रोग प्रतिकार क्षमता
भी उससे बढ़ती है। बच्चों में अगर कफ प्रधान व्याधियां हो, जैसे बार बार सर्दी खांसी हो, तो उसमें हम पिप्पली की, अष्टमधु की, कर्कशृंगी की ज्यादा बार मात्रा घिस के दे सकते हैं। पेट की शिकायत हो, आधमान हो, पेट का फूलना हो, अतिसार हो, ऐसे व्याधि में हम उसको अतिसार में कूटस्थ के ज्यादा बार घिस के दे सकते हैं। आधमान की वजह से ज्यादा इरिटेबल बेबी हो, तो उसमें नाड़ी हिंगू, आवर्तनी, बालधारित की ऐसे द्रव्य दे सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, घूटी बनाते समय हाइजीन मेंटेनेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिल्ली, उसके ऊपर के वो जो शुष्क द्रव्य है वो अच्छे से धो के कड़ी धूप में ना सुखाते, छाया शुष्क करे। कड़ी धूप में सुखाने के वजह से वो जो द्रव्य है वो वीर्यहीन हो जाते हैं। इसलिए वो द्रव्यों को छाया शुष्क करे, और हाइजीन अच्छे से घूटी बनाते समय मेंटेन करनी चाहिए। काश्यप ने लेहन में स्पेसिफिकली सुवर्ण प्राशन का प्रयोग बताया है। सुवर्ण प्राशन को मेधाग्नि बलवर्धन ऐसे काश्यप ने कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर रोज हमने बच्चों को सुवर्णप्राश किया तो बच्चा 6 महीने में श्रुतधर हो जाता है। अगर रोज किया तो 1 महीने में वो परम मेधावी हो जाता है, बुद्धि वर्धन हो जाती है। तो सुवर्ण प्राशन ये वैद्य ने ही कराना चाहिए। सुवर्ण प्राशन की वजह से इम्यूनिटी बढ़ने के साथ साथ बच्चों की ग्रास्पिंग पावर, धारणा शक्ति भी बढ़ती है, उनकी मेमोरी, स्मृति बढ़ती है, एकाग्रता, कंसंट्रेशन, ये सब बढ़ते हैं और बलवर्धक होता है। उसके साथ साथ पचन शक्ति या अग्नि भी सुवर्ण प्राश से बढ़ता है। आजकल के जो पैंडेमिक है उसके लिए भी सुवर्ण प्राश का रिसर्च अभी शुरू हुआ है। उसके लिए एक प्रोजेक्ट आयुष डिपार्टमेंट के लिए गया है। कॉमनली ये भी सवाल आता है कि ये 1 साल का हुआ पर उसका वजन तो अभी 10 किलो ही है। वस्तुतः वजन या वेट जो बढ़ना है वो बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट का एकदम क्रूड क्राइटेरिया है, रॉ क्राइटेरिया है। बच्चा बढ़ रहा है इसका जांच हम कैसे कर सकते हैं कि बच्चा प्लेफुल है, एक्टिव है, भूख लगने पर बरोबर वो डिमांड करता है, दूध पीता है या खाता है और अच्छी नींद लेता है। हर बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट का पैटर्न अलग अलग होता है। अभी मैंने बताया कि 6 महीने के बाद अन्नप्राशन कराते हैं क्योंकि दंतोद्भेद आता है। तो दंतोद्भेद ये अवस्था 6 से 10 या 12 महीने के बीच में होती है। इसमें बहुत सारी दंतोद्भेद जन्य व्याधि भी दिखाई देती है। जनरली दंतोद्भेद होते समय वो जो मसूड़े रहते हैं वहां पे इरिटेशन होता है और वो इरिटेशन की वजह से बच्चों में चबाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसमें कुछ भी मुंह में डालने की आदत ज्यादा बढ़ती है जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है और बच्चों को वेराइटी ऑफ सिम्टम्स देखने मिलते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड टू फीवर टू डायरिया, वोमिटिंग। ऐसे कंडीशन में दंतोद्भेद गदांतक रस का उत्तम उपयोग किया जाता है। इसके अलावा व्याधि के अनुसार बाल चतुर्भद्र रस भी दिया जाता है। भूतपापेश्वर का सिरप फॉर्म में बाल चतुर्भद्र रस आता है जो दंतोद्भेद जन्य व्याधि या 2 साल के नीचे के बच्चों में जो सर्दी, खांसी, उल्टी, डायरिया ये लक्षण दिखाई देते हैं उसमें वो बहुत अच्छा कार्यकर साबित होता है। दंतोद्भेद जन्य अतिसार में प्रवाल भस्म का भी बहुत अच्छा उपयोग देखने के मिलता है। गम इरिटेशन अगर हो रहा है तो बच्चों को नाड़ी हिंगू का वहां पे प्रतिसारण किया जा सकता है। अभी मुझे एक सवाल पूछा गया कि कृमि में क्या चिकित्सा है। वैसे मैं तो और दूसरे सब्जेक्ट्स पे बोलना चाह रही थी, लेकिन हमें अभी शिशुओं का ही अभी हमने कंप्लीट किया। कृमि विचार तो डीवर्मिंग कितनी बार कराना चाहिए, तो वैसे भारत सरकार ने जो डीवर्मिंग के लिए बताया है, उन्होंने नेशनल डीवर्मिंग डे 10 फरवरी को करने के लिए बताया है। 10 फरवरी को सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों में या फिर प्राइवेट स्कूलों में भी उन्होंने एडवाइस किया है। हालांकि सारे प्राइवेट स्कूलों में ये नहीं होता, लेकिन सारे बच्चों में 15 साल तक के बच्चों में डीवर्मिंग की दवाई एल्बेंडाजोल अबव 2 years 400 mg, बिलो 2 years 200 mg ऐसी दवाई देने के लिए कहा है।
साल भर में ऐसे 2 डीवर्मिंग के फेजेस गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइस किए गए हैं, 10 फरवरी को और दूसरा फेज है 10 अगस्त को। तो ये 2 बार डीवर्मिंग एडवाइस किया गया है। आयुर्वेद की दृष्टिकोण से हमें कृमि विचार में बहुत सारे द्रव्य यूज कर सकते हैं, जैसे कृमि कुठार रस है, कृमि मुदगर रस है। बच्चों में मिट्टी खाने की बहुत आदत रहती है, तो मिट्टी खाने से पांडु रोग हो सकता है, तो इसलिए मिट्टी का पर्याय हमें उपलब्ध करने के लिए जरूरत रहती है। बच्चे मिट्टी क्यों खाते हैं? तो बच्चों में क्योंकि ज्यादातर पार्थिव गुण का अभाव रहता है, इसलिए वो मिट्टी खाते हैं। तो हम पार्थिव गुण युक्त अगर दूसरी दवाई उनको दे, जैसे कामदूधावटी, प्रवाल पंचामृत वटी, ये जो द्रव्य है ये स्वर्ण गैरिक युक्त है या प्रवाल युक्त है, तो ये हम उसको मिट्टी का पर्याय स्वरूप में उनको पार्थिव गुण की दवाई उपलब्ध करा के बच्चों की मिट्टी खाने की तकलीफ कम कर सकते हैं। इस तरह से मिट्टी खाने की तकलीफ से हम बच्चों को आजादी दे सकते हैं और बच्चे अच्छी तरह से वो कामदूधा या प्रवाल पंचामृत को सेवन करते हैं। बच्चों में षोडश संस्कार ये एक पूरा 1 घंटे का अलग चैप्टर हो जाएगा, इसलिए वो आज मैं नहीं ले सकती। मैं कृमि विचार ही कंप्लीट करके इस लेक्चर को विराम देना चाहूंगी। तो बच्चों में कृमि रोग में बार बार मीठा खाने की इच्छा होना, मिट्टी खाने की इच्छा होना, ये तो हमने देख लिया है। कृमि की वजह से क्या क्या बच्चों में देखने को मिलता है, जैसे चेहरे पे सफेद दाग, नींद में मूत्र प्रवृत्ति, बेड वेटिंग, नींद में दांत कटकटाना, मतलब दंत शब्द जो अवस्था बताई गई है। उसके बाद गुदकंडू, पेरी एनल इचिंग, उसके बाद में ज्यादा भूख लगना, अतिक्षुधा, ये सारे लक्षण बच्चों में देखने को मिलते हैं। तो जब बच्चों में ज्यादा उल्टी, मितली जैसे लक्षण हो, तो बच्चों को लघु सूचेकर ये द्रव्य ज्यादा कार्यकारी सिद्ध होता है। मिट्टी खाने से जो उत्पन्न अतिसार होता है, उसमें कामदूधा रस का ज्यादा उपयोग होता है। मृत भक्षण जन्य पांडु में हम ताप्यादि लोह दे सकते हैं, प्रवाल भस्म मंडूर के साथ दे सकते हैं। ज्वर युक्त कृमि ऐसी कंडीशन हो, तब हम बच्चों में लघु मालिनी वसंत और मंडूर भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। जब बच्चों में कृमि की वजह से रक्त युक्त मल प्रवृत्ति हो रही है या आव, जैसे जिसे हम डिसेंट्री कहते हैं, ये लक्षण उत्पन्न हो रहा है, तब बच्चों में कृमि कुठार डायरेक्ट निगलने के लिए देनी चाहिए। वो कृमि कुठार आमाशय में ना उसका वियोजन हो, इसकी हमें सावधानी बरतनी है कि उसका वियोजन पक्वाशय में हो, जिसके वजह से पक्वाशयस्थ जो कृमि है उनका पतन होने की मदद हो। तो कृमि कुठार रस ऐसे कंडीशन में कांजी के साथ डायरेक्ट निगलने के लिए देना चाहिए, ना कि उसको कूट कर देना चाहिए। कृमि मुद्गर रस जो है वो कफज कृमि में ज्यादा हितकर साबित होता है, और कृमि कुठार रस ये ज्यादातर पुरुषज कृमि में हितकर होता है। कफज कृमि में कृमि मुद्गर देने से जो कोष्ठ शिथिलता आती है कि जिसकी वजह से पक्वाशय में कृमि है लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहे, ऐसी कंडीशन में कृमि मुद्गर रस का जो कुचला कंटेंट है वो ज्यादा हितकर कार्यकर होता है। पक्वाशय और ग्रहणी को वो उत्तेजना देती है कुचला कृमि मुद्गर रस की, तो इसके वजह से बच्चों में कृमि मुद्गर रस का बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। कृमिजन्य शैया मूत्रता की अगर बात हम करें, तो इसमें शैया मूत्रता मतलब नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस और बेड वेटिंग। 2 साल के बच्चे ड्राई बाय डे होते हैं, मतलब उनको दिन में वो उनकी पैंट गीली नहीं करते, और 3 साल के बच्चे ड्राई बाय नाइट होते हैं, मतलब 3 साल के बाद बच्चों ने रात में भी बेड वेटिंग नहीं करनी चाहिए, मतलब उनका ब्लैडर कॉन्टिनेंस आ जाता है तब तक के लिए। तो अगर ये कंडीशन कंटिन्यू रहे, मतलब शैया मूत्रता कब कहा जाता है, जब 4 साल के बाद भी बच्चों को बेड वेटिंग की शिकायत हो, तो उसमें चिकित्सा स्वरूप हमें कृमि विचार तो करना ही है, लेकिन साथ में हमें बच्चों को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। इसके साथ में उनको समझाने की कि तुम बाकी बच्चों से अलग नहीं हो, ये तुम पर्सनली मत लो, ये तुम्हारा ही प्रॉब्लम नहीं है, अनेक बच्चों को ऐसे प्रॉब्लम्स देखी जाती है। ये साइकोलॉजिकल काउंसलिंग शैया मूत्रता के बच्चों में बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। उसके साथ में पेरेंटल काउंसलिंग,
पेरेंट्स को हमें काउंसल करना बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो बच्चों उनको शर्मिंदगी महसूस होती है बच्चों के बेड वेटिंग की आदत की वजह से। तो पेरेंटल काउंसलिंग भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके साथ ही ब्लैडर कंट्रोल एक्सरसाइज, मतलब दिन भर में भी अगर बच्चों को मूत्र प्रवृत्ति की संवेदना आ रही हो तो उनको रोकने के लिए कहना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि ब्लैडर के जो मसल्स है वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिसको ब्लैडर कंट्रोल एक्सरसाइज कहते हैं। तो ये एक्सरसाइज दिन में 2 या 3 बार हमें शुरू करवानी चाहिए ऐसे बच्चों में। और ऑब्वियसली रात को सोते समय लिक्विड इंटेक कम रखना चाहिए। तरल पदार्थ, द्रव्य पदार्थ बच्चों को रात में नहीं देना चाहिए। ये सब करने के साथ साथ हमें बच्चों को कृमिजन्य शय्यमूत्रता अगर है तो हमें बच्चों को कृमि मुद्गर रस का प्रयोग करना चाहिए। उसके साथ में विडंगारिष्ट अगर दिया तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो इसके वजह से कृमिजन्य शय्यामूत्रता में बहुत ज्यादा सावधानी बरते, काउंसलिंग के साथ साथ ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। अगर 8 साल के ऊपर बच्चे में ये प्रॉब्लम आ रही है तो चंद्रप्रभा वटी का प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ ही हम बच्चों को अग्नितुंडी वटी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अग्नितुंडी वटी में भी कुचला होता है, तो वो कुचला जो है वो ब्लैडर के मसल्स को नियंत्रण क्षमता करने के लिए, शैथिल्य दूर करने के लिए मदद करता है। लेकिन अग्नितुंडी वटी का हमें छोटे बच्चों में, छोटे शिशुओं में उसका उपयोग नहीं कर सकते। वो 8 साल के बाद ही, 8 या 10 साल के बाद ही करना पड़ता है, जबकि शय्यामूत्रता ये कंडीशन बहुत कम प्राय देखने को मिलती है। और लास्ट कृमि जो है वो रक्तज कृमि। रक्तज कृमि के अगर आपने हेतु देखे तो वो सारे कुष्ठ, मतलब त्वचा विकार के साथ में मिलते जुलते हैं। स्पेसिफिकली जो क्षुद्र कुष्ठ है, विचर्चिका जैसे कुष्ठ है, सोरियासिस है, ये कुष्ठों में हमें रक्तज कृमि के जैसे ही हेतु बच्चों में पाए जाते हैं। ज्यादातर मूंगफली के बने हुए, तिल के बने हुए, दही, फर्मेंट किए हुए ऐसे द्रव्य खाने से रक्त या पित्त दुष्टि होती है। तो इसमें चिकित्सा जो है वो हमें रक्त शोधक, रक्त प्रसादन एवं कुष्ठ हर ऐसी चिकित्सा करनी चाहिए। उसके साथ ही आरोग्यवर्धिनी, गंधक रसायन, खदिरारिष्ट, महामंजिष्टादिक्वात, ये सारे द्रव्यों का प्रयोग बहुत अच्छी तरह से सफल चिकित्सा देता है। अभी मुझे जन्मजात पांडु के बारे में पूछा गया। जन्मजात पांडु को सहज पांडु या फिर थैलेसेमिया ऐसे कहा गया है। थैलेसेमिया अगर हम देखें तो उसमें स्प्लीन इनएक्टिविटी की वजह से बच्चों में पैलर और बार बार उनको एचबी पॉइंट या ब्लड पॉइंट देना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें बच्चों की प्लीहा की तरफ ध्यान देते हुए रोहितकारिष्ट जैसे जो द्रव्य रहते हैं वो देना चाहिए। इस तरह से हम बच्चों के इसमें बहुत सारे आयुर्वेदीय दवाई दे सकते हैं। अगले लेक्चर में मैं बचा हुआ जो कुछ भी मेरा लेक्चर का है वो पूरा करने की कोशिश करूंगी। हमने सिर्फ शिशुओं में 1 साल तक के बच्चों का आहार और कृमि विचार इतना ही आज के लेक्चर में देखा है। बाकी का हम यथासंभव जब होगा तब हम बच्चों का डिस्कस कर सकते हैं। जन्म के कितने दिनों बाद बच्चों का अभ्यंग करना चाहिए? वैसे बच्चे एडमिट मदर के साथ रहते हैं। नॉर्मल डिलीवरी हो तो 3 से 5 दिन तक वो एडमिट रहते हैं। सीजर में भी 5 से 7 दिन तक एडमिट रहते हैं। जैसे ही बच्चे घर पे आ जाए, बच्चों की मालिश शुरू करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों का सर्वांग अभ्यंग हम तभी से शुरू कर सकते हैं कि जब बच्चे घर पे माता के साथ डिस्चार्ज होके आ जाए। प्रीटर्म बेबी में ये थोड़ा लेट शुरू होता है, लेकिन जितनी जल्दी शुरू किया उतना अच्छा इसका देखने को मिलता है। हाइपर बिलिरुबिनेमिया, तो इसमें तो बताया गया है जो फिजियोलॉजिकल है क्या पैथोलॉजिकल है ये देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है तो वो जन्म के पहले ही दिन में देखना को मिलता है। उसमें हम आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो हम उसमें लीवर को हेल्प करने की, लीवर को सपोर्ट करने की दवाई दे सकते हैं। जैसे लिव 52,
ये जो ड्रॉप्स भी अवेलेबल होते हैं, तो हाइपर बिलिरुबिनेमिया में हम ड्रग ऑफ चॉइस करके आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से लीव 52 दे सकते हैं। लेकिन अगर वो ज्यादा है 15 मिलीग्राम पर डीएल, वो बिलिरुबिन लेवल बढ़ गई है, तो उसमें हमें फोटोथेरेपी और अम्बिलिकल कैथेटराइजेशन थ्रू हमें उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की भी उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। तो आयुर्वेदिक द्रव्य के हिसाब से हम ये दे सकते हैं। अभी मैं आज इतना ही यहाँ पे विराम देती हूँ। बहुत सारे मुद्दे डिस्कस हो चुके हैं, बहुत सारे मुद्दे डिस्कस होने के रह गए हैं, तो हम वो सब यथा समय वो डिस्कस करेंगे। आयुष दर्पण जर्नल के ऑर्गेनाइजर्स डॉक्टर नवीन जोशी सर, डॉक्टर शिल्पा येरमे मैडम एंड माय कॉलीग, स्पेशल कॉलीग डॉक्टर उज्ज्वला दिवेकर मैडम, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये यहाँ पे बोलने का अवसर प्रदान किया। मेरे सारे अध्यापक वर्ग जो आज अभी यहाँ पे देख रहे हैं, मुझे लाइव उन्होंने अभी कमेंट्स किए, उनके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद यन्नावर मैडम, धन्यवाद धुर्डे मैडम, थैंक यू सो मच। मेरे सारे विद्यार्थी वर्ग जो यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। Thank you, Madam Dr. Kavita. Thank you very much. And we are ready for your next session. Thank you. Thank you, ma'am.